हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में और पिछली वीडियो में हमने भूटिया, राजी और बुक्सा जनजाति को डिटेल में कवर कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी अगली ट्राइब जिसका नाम है जौनसारी ट्राइब यानी कि जौनसारी जनजाति। तो जो हमारी जौनसारी जनजाति है वो उत्तराखंड की सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, कौन सी लार्जेस्ट ट्राइब है? सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है आपकी। थर्ड आपकी बुक्सा थी एंड फोर्थ आपकी भूटिया थी। ठीक है, और फर्स्ट में कौन है? थारू है। ठीक है, ये हम कई बार पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनका देखते हैं कि ये गढ़वाल की क्या है, लार्जेस्ट हमारी ट्राइब है। ठीक है, अब देखिए जो हमने भूटिया जनजाति में पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो भूटिया है। ठीक है, कौन है? भूटिया है। किसकी? ग्रेटर हिमालयाज की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेटर हिमालयाज की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? आपकी भूटिया जनजाति होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, तो वो कौन सी ट्राइब है? आपकी जौनसारी ट्राइब है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? आपकी जौनसारी ट्राइब है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस एरिया में हमको देखने को मिलते हैं। तो मेनली ये देहरादून वाले इलाके में हमको देखने मिलते हैं, और देहरादून वाले की भी चक्राता प्लस लाखा मंडल वाले इलाके में। कौन से? चक्राता प्लस आपके लाखा मंडल वाले इलाके में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, लाखा मंडल। ठीक है, आपको देखने को मिलेगी दून और चक्रात। दून के चक्राता और लाखा मंडल वाले इलाके में इनका क्या है? मैक्सिमम। और जहाँ ये रहते हैं उसको जो जिस उस एरिया को क्या बोला जाता है? उस एरिया को आपका बोला जाता है जोहार भाबर। क्या बोला जाता है? जोहार भाबर या जौनसारी भाबर, उसको ये बोला जाता है। ठीक है, क्या? जौनसारी भाबर। क्या बोला जाता है आपका? जौनसारी भाबर उसको बोला जाता है। जिस इलाके में इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। कहाँ? चक्राता में। तो उस वाले पूरे क्षेत्र को ही क्या बोला गया है? आपका जौनसारी भाबर वाला क्षेत्र उसको बोला गया है। ठीक है, कौन सा वाला क्षेत्र बोला गया है? जौनसारी भाबर क्षेत्र उसको बोला गया है। और उसको जौनसारी भाबर क्षेत्र बोलने के पीछे का कारण ये है कि वहाँ जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो उन 39 पट्टियों में क्या है, वहाँ पे विभाजित है। अब पट्टियां क्या होती हैं? जैसे मान के चले एक बहुत बड़ा इलाका है, जैसे हम मानते हैं ये उत्तराखंड है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, ये है उत्तराखंड, ये आपका कुमाऊं, ये गढ़वाल। तो अब इस गढ़वाल के ये जहाँ देहरादून वाला इलाका ये है, तो इस देहरादून के मैक्सिमम पार्ट पे रहता है। अब एक पार्ट को देखने के लिए क्या होता था, बहुत बड़े इलाकों को देखने के लिए एक आदमी इनफ नहीं होता था। तो पहले के जमाने में क्या करते थे, आपके पट्टियों में बांट देते थे कि ये पट्टी एक आदमी देखेगा, ये दूसरी देखेगा, ये तीसरी देखेगा, और हर पट्टी का एक पटवारी हुआ करता था, जो आजकल भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जौनसार भाबर वाले इलाकों को कितने पट्टियों में बांटा गया? 39 पट्टियों में बांटा गया है। और इन 39 पट्टियों में 358 गांव हैं जिनमें ये लोग रहते हैं। कितने गांव हैं? 358 गांव है। किसमें? आपके इन 39 पट्टियों में। तो इनका एरिया कहाँ है? कहाँ ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी हमको देखने को मिलती है? वो है देहरादून। देहरादून में भी स्पेसिफिक कर बात करो, चक्राता और लाखा मंडल वाला इलाका, और उस इलाके को क्या बोला जाता है? जौनसारी भाबर नाम से उस इलाके को हम देखते हैं। ठीक है, और उनको कितने भागों में बांटा गया? 39 पट्टियों में बांटा गया, और उसमें गांव कितने हैं? 358 हमको गांव देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगला जो इसका पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है कि ये पांडवों को अपना क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। यानी कि पांडव इनके लिए क्या है? काफी ज्यादा पूजनीय है। ये मानते हैं कि हम पांडवों के क्या है? वंशज हैं। ये पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके सेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, जिसमें पहला है खसास, दूसरा है कारीगर, तीसरा है हरिजन खसास। ठीक है, तो जो खसास है, खसास के अंदर आपके आते हैं ब्राह्मण और राजपूत। यानी कि आपको अगर कभी सुनने को मिले कि खसास जौनसारी हम हैं, तो उसका मतलब क्या होंगे? या तो ब्राह्मण होंगे या राजपूत होंगे। उसके बाद आता है इनका एक कारीगर वाला वर्ग। अब इस कारीगर वाले में वही लोहार, सोनार, काश्तकार, ये सारे लोग किसमें आएंगे? आपके इस कारीगर वाले ग्रुप में आएंगे। खसास वाला यानी कि टॉप मोस्ट ये टायर हो गया आपका सामाजिक, जब हम वर्ण विभाजन इसका करते हैं। ठीक है, तो खसास क्या है? टॉप टीयर वाले हैं। उसके बाद मिडिल टीयर में आपके कौन आते हैं? कारीगर आते हैं। उसके बाद जो लोअर टीयर है उनको क्या बोला जाता है? हरिजन खसास, जिसमें पिछला वर्ग आते हैं, जैसे पिछली जातियां होती है। जैसे हिंदू धर्म में भी आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से इनके भी समाज में क्या है? विभाजन किया गया, जिसमें खसास, कारीगर और हरिजन खसास हमको देखने को मिलता है। जिसमें टॉप मोस्ट पे कौन है? खसास, और लोअर मोस्ट पे हरिजन खसास। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्या देखने को मिलता है? हमें सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि इनका है क्या?
विवाह, ठीक है। जब मैरिज सिस्टम इनका ये बड़े, इनके नाम बड़े से क्या है कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा इनको समझना हमको पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि विवाह, पहले प्रकार का जो विवाह है वो बेविकी। अब बेविकी विवाह क्या होता है, इसमें नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे हम शादी करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसी प्रकार से उसको क्या बोला जाता है, बेविकी विवाह उसको बोला जाता है। और इसमें एक खास बात है कि दहेज में क्या दी जाती है, गाय दी जाती है। अब आजकल तो ये प्रथा कम हो गई होगी, या एक प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, लुप्त ही हो गई होगी, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज हो गया है समय के साथ। तो इस प्रकार से बेविकी में क्या होता है, एक नॉर्मल विवाह हम देखने को मिलता है। लेकिन पुराने जमाने में क्या बताया, अभी भी गाँव में कहीं क्या हुआ, दहेज में क्या दी जा सकती है, गाय उनको दी जा सकती है। लेकिन गाय दहेज में देना एक प्रकार की क्या थी, इनकी बेविकी वाली शादी में क्या थी, प्रथा थी, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरे प्रकार का जो विवाह देखने को मिलता है वही है बोई दो दिकी। क्या, बोई दो दिकी विवाह, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइल्ड, नॉर्मल टू माइल्ड सेलिब्रेशन होता है। अब जैसे बेविकी में क्या है, नॉर्मल शादी, जैसे नॉर्मल से हम शादी करते हैं, ज़्यादा उसमें सेलिब्रेशन नहीं किया, ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं किया, तो इस प्रकार की शादी को हम बेविकी बोल रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा नॉर्मल से माइल्ड की तरफ जा रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा क्या कर रहे हैं, एक आप इसको लोअर क्लास मान लीजिए, जैसे लोअर होता है, उसके बाद ये अपर मिडिल क्लास आप इसको मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से समझते हैं। बेविकी में किस प्रकार की शादी हो रही है, जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग, जिस प्रकार से शादियाँ, गरीब लोगों की हमें शादियाँ देखने को मिलती हैं, तो उस तरीके की क्या हो रही है, इसमें शादी हो रही है। अब बोई दिकी में क्या हो रहा है, नॉर्मल टू माइल्ड सेलिब्रेशन हो रहा है, यानी कि अपर क्लास आप इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा वेल तरीके से इसमें क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है और शादी विवाह की जो रस्म है उनको निभाया जा रहा है। अब जो बाजी दिया है, ये सबसे एक्सट्रीम और सबसे ज़्यादा क्या है, इनका लग्ज़रियस विवाह है। मतलब इसमें क्या होता है, दिल खोल के एकदम खर्चा किया जाता है। और इस पे, और इसका सबसे कैचिंग पॉइंट कौन-सा है, कन्या पक्ष जाता है शादी लेके कहाँ, वर पक्ष के पास, ठीक है। और सारे जितने भी रीति-रिवाज होते हैं वो वर पक्ष वालों के वहाँ क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो बाजी दिया जो विवाह है ये सबसे ज़्यादा लग्ज़रियस है, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन इसी में होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा भी इसी में किया जाता है। और जो जौनसारी ट्राइब है, इस पे जो शादी है, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितने भी हमने अभी तक टाइप पढ़े हैं, इनमें सारी की सारी जो, अब जो जिस प्रकार से ट्रेंड बन गया और पहले से भी जो ट्रेंड था, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली ये शादियाँ अब होने लग गई हैं, ठीक है? क्या होने लगी हैं? थोड़ी कॉस्टली शादियाँ होने लगी हैं, तो इस कॉस्ट को देखते हुए, जैसे बेविती में तो नॉर्मल है, बोई-देखी में भी नॉर्मल है, लेकिन बाज़िया जब कोई सोसाइटी में करते हैं, तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस में काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो जैसे यदि किसी परिवार में 2 भाई हैं जिनकी शादी होनी है, तो एक ही दिन भी इन लोगों की क्या कर देते हैं, ये शादी कर देते हैं, ड्यू टू बाज़िया क्या है, इनका बहुत बड़ा एक विवाह का इवेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये लोग खर्चा करते हैं, बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के साथ उसको मनाते हैं। ये नहीं कि बेबी की और बोई दी की में सेलिब्रेशन नहीं हो रहा, उसमें भी बहुत अच्छे से ये लोग शादी-वादी करते हैं, लेकिन बाज़िया क्या है, थोड़ा-सा आपका एक स्केल अप उसमें शादी की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, तो 2 अगर लड़के हैं या 2 लड़कियाँ हैं, या लड़की हैं, या किसी भी प्रकार से, मतलब जितने भी एक फैमिली में बच्चे हैं जिनकी शादी, जैसे एक परिवार में रह रहे हैं, 2 माँ-बाप हैं और 1 बच्चे, 2 उनके 2 बच्चे हैं, तो इन दोनों की शादी भी एक ही दिन कर सकते हैं बाज़िया के अंदर और किसी भी शादी के अंदर, क्योंकि उनको कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दोनों की शादी एक साथ कर जाते हैं। लेकिन बाज़िया में कैचिंग पॉइंट क्या है, इसमें कन्या पक्ष जाता है कहाँ, शादी लेके। वर पक्ष की माँ। एक आता है, फिर हमको इसमें देखने को मिलता है दाम विवाह। ये नॉर्मल सा दाम विवाह है कि इसमें क्या करते हैं, वर पक्ष वाले वधू का एक विवाह दे देते हैं, ठीक है। जौनसारी में हमको पुराने ज़माने में पॉलीगैमी भी देखने को मिलती थी, कि जैसे कि किसको, पांडवों को अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, तो पति प्रथा भी यहाँ एक दिनों हमको देखने को मिलती थी। कौन-सी प्रथा? बहुपति प्रथा भी हमको पहले के ज़माने में यहाँ देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, ठीक है? क्योंकि ये इसलिए की जाती होगी क्योंकि ये खुद को किसका वंशज मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं। और उसमें जो द्रौपदी जी थी, उनका जो उनके जो पति थे, वो 5 पति थे, तो इस वजह से हो सकता है कि बहुपति प्रथा में पहले से मानते थे, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, बिल्कुल भी इसका सपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? और दाम विवाह हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, वर पक्ष वाले वधू का एक निश्चित दाम लेके क्या करते हैं, शादी करी जाती है, ठीक है? उसके बाद 2 वर्ड इसमें हमें ध्यान देखना है, ध्यानती और रेयांती। विवाह से पहले, विवाह के पूर्व यानी कि शादी से पहले जब लड़की अनमैरिड है, तो उसको क्या बोला जाता है, ध्यानती बोला जाता है। और आफ्टर मैरिज, मैरिड होने के बाद उनको क्या बोला जाता है, रेयांती बोला जाता है। तो ये दोनों वर्ड क्या हमारे हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है? शादी से पहले ध्यानती और शादी के बाद रेयांती उनको बोला जाता है, ठीक है? उसके बाद हम इनके अपीयरेंस और क्लॉथ्स की तरफ हम जाते हैं, ठीक है? तो एक डिगवा होता है,
ये एक टोपी होती है जो कि किसके ऊन की बनी रहती है, भेड़ के ऊन की बनी रहती है, ठीक है। डिगवा और ये क्या है, एक प्रकार की टोपी है, ठीक है। उसके बाद झंगोली और सौंतून, ये ऊन का पजामा होता है और ये चूड़ीदार पजामा होता है, ठीक है। कौन सा पजामा होता है, चूड़ीदार पजामा होता है, झंगोली और सौंतून, ठीक है। सिल्का और ठल्का, ये हाफ कोट, जैसे कि वास्कट होता है, क्या कहते हैं, हाफ ऐसे करके कोट होता है, तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं। गाँव में हमने देखा भी होगा, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, बूबू, अम्मा, सॉरी अम्मा तो नहीं, बूबू दादाजी लोग जो होते हैं वो पहनते हैं एक ब्लैक कलर का बास्केट है, मल्टीपल कलर हो सकते हैं लेकिन मोस्टली गाँव में ब्लैक कलर का वो बास्केट पहना जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, सिल्का या ठल्का उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद झगा, ये शर्ट को बोलते हैं, जो कमीज होती है हमारी, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, झगा बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आल, ये क्या होता है, इनके कलरफुल जूतों को बोला जाता है। कलरफुल जूतों को इनको क्या बोला जाता है, आल, यानी रंग-बिरंगे जो जूते होते हैं उनके, इनको क्या बोला जाता है, आपका आल बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कई बार हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो आल हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, रंग-बिरंगे जूतों को ये बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डांडू। डांडू होता है एक सर पे बाँधा जाने वाला स्कार्फ, जैसे हमारे घर में मम्मियाँ भी पहनती है, एक आता है ऑरेंज कलर का, मंडाना टाइप आप उसको बोल सकते हैं, स्कार्फ होता है सर में बाँधने वाला, तो उसी टाइप का इनके पास भी एक होता है कपड़ा, उसको क्या बोला जाता है, डांडू बोला जाता है। वो एक सर पे बाँधने वाला क्या होता है, आपका स्कार्फ होता है, ठीक है। उसके बाद रुमाल को ये लोग क्या बोलते हैं, डांट बोले जाते हैं, जो वुमेन्स द्वारा यूज़ किया जाता है, डांट, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और इनका पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती है पंचायत, जिसको बोलते हैं खुमड़ी या खत खुमड़ी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार से हमारे जो सोसाइटी है वो किस पे रिलाई करती है, आपकी कोर्ट सिस्टम पे रिलाई करती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इस प्रकार से इनका जो सोसाइटी है वो कहाँ जाता है न्याय पाने के लिए, अपने केस सुनवाने के लिए, सबसे पहले खुमड़ी या खेत खुमड़ी में वो जाता है, यानी कि पंचायत जो होती है उसको बोला जाता है। अब इस पंचायत के हेड को क्या बोला जाता है, सयाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सयाना बोला जाता है, ठीक है। पंचायत के हेड को क्या बोला जाता है, सयाना बोला जाता है, ठीक है। अब इस खुमड़ी में हम देखो, खुमड़ी या खुमड़ी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जस्टिस किया जाता है। अब देखिए हमने इसको कितने भागों में बांटा है, आपका 5 भागों में बांटा है। अब गाँव के अंदर क्या आता है, देखिए गाँव के अंदर क्या होता है, फैमिलीज रहती हैं। गाँव के अंदर क्या होता है, फैमिलीज रहती हैं। तो उन फैमिलीज के बीच कभी क्या आया, डिस्प्यूट आया, जैसे 2 परिवारों के बीच डिस्प्यूट आया, तो वो सुलझाने के लिए क्या बैठती है, एक खुमड़ी बैठती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्राम खुमड़ी, या ऐसे इस प्रकार से उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। ये 2 फैमिलीज़ के बीच में होगा, ठीक है? यानी कि एक मान लीजिए आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो आपका परिवार और पड़ोसी का परिवार कहाँ जाएगा, उस मामले के निपटारण के लिए आपके ग्राम खुमड़ी के पास वो जाएगा, ठीक है? उसके बाद खत खुमड़ी, ये आता है आपका बिरादरी में, ठीक है? बिरादरी। अब देखिए सिमिलर आपका क्या है, बिरादरी है, जैसे होते हैं ना रिलेशंस होते हैं, एक ही अगर आप जाति से हैं, तो वो लोग फिर क्या हो जाते हैं, बिरादरी हो जाती है एक प्रकार से। तो रिश्तेदार एक प्रकार से आप समझ लीजिए, अगर रिश्तेदारी में क्या होता है, कोई विवाद होता है, बिरादरी या रिश्तेदारी में कोई विवाद होता है, तो उसके लिए खत खुमरी बैठती है। उसके लिए कौन सी खुमरी बैठती है, आपकी खत खुमरी बैठती है। ये रिलेशंस में हो रहा है, जैसे चाचा ताऊ का झगड़ा हो जाता है, और जिस प्रकार से, या चाचा ताऊ एक साइड हो गए और दूसरे वर्ग वाले दूसरे साइड हो गए, सेम बिरादरी में, तो उस तरीके से ये डिस्प्यूट यहाँ पे क्या होता है, आपका देखा जाता है। अब अंतर खते, यानी कि 2 बिरादरी लड़ जाएंगी, यानी कि एक बिरादरी अपने हक के लिए, गाँव में बहुत सारे बिरादरी होती है ना, अब इसको सेक्शन वाइज समझिए, 2 सेक्शन है गाँव में, तो एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन में लड़ाई होगी, तो इसके लिए कौन से खुमड़ी बैठेगी, अंतर खती है, ठीक है। उसके बाद अंतर ग्रामीण, अब ये क्या होगा, 2 गाँवों के बीच का होगा, ये क्या होगा, 2 गाँव के बीच का, ये 2 बिरादरी के बीच में, ठीक है। और वो फैमिली वाला, ठीक है, कि 2 परिवारों में लड़ाई हो गई, ठीक है। और एक खत वाला बिरादरी में हो गया। अंतर ग्रामीण 2 गाँव में, 1 गाँव और 2 गाँव, जैसे 2 गाँव होते हैं आमने-सामने, मान के लिए एक पहाड़ पे एक गाँव, दूसरे पहाड़ पे दूसरा गाँव, तो दोनों में लड़ाई हो गई, तो उसके लिए हम अंतर ग्रामीण खुमरी देखते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय, अब क्षेत्रीय में क्या होता है, बहुत सारे गाँव आते हैं, इधर बहुत सारे गाँव आ गए और इधर बहुत सारे गाँव आ गए, तो एक एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, तो इन का किसी पॉइंट पे लेकर अगर डिस्प्यूट बन रहा है 2 क्षेत्रों को बेच के लेके, और 2 क्षेत्र कहने का मतलब मल्टीपल गाँव आएँगे उस क्षेत्र में, तो उनके लिए बैठती है क्षेत्रीय खुमरी, और लेकिन उनके जो हेड होता है वो हमेशा शाणी ही होता है, बस नंबर ऑफ जो मेंबर है वो बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 5 प्रकार की डिस्प्यूट और इनके खत हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो
खुमड़ी बैठ रही है वो ऐसे ही नहीं कि झगड़ा हुआ और बैठ जाएगी। खुमड़ी बुलाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक फीस देनी पड़ेगी, जिसको क्या बोलते हैं, नालस या नाड़सा। क्या बोलते हैं, नाड़स या लाड़सा। यानी कि खुमड़ी को इनवाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें कोर्ट फीस भरनी पड़ती है, वैसे कोर्ट में तो इतनी फीस लगती नहीं है, खाली वो लॉयर्स की फीस लगती है, बट थोड़े बहुत जितने भी हमारा जो खर्चा आता है, जिस प्रकार से भी हम कोर्ट में लड़ते हैं, कुछ फीस देनी पड़ती है एफिडेविट वगैरह लगाने के, तो उसी प्रकार से आप मान सकते हैं इसको, मतलब समझने के लिए ये, ठीक है, कि खुमड़ी का एक फीस आपको, खुमड़ी बिठाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद तिहाड़ या त्याड़ा इसको बोलते हैं, तिहाड़ या त्याड़ा, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, पनिशमेंट होता है अगर आपने खुमड़ी का फैसला नहीं माना। अगर आपने खुमड़ी का फैसला नहीं माना तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्या, गाँव निकाला, ठीक है। क्या मतलब आपको पनिशमेंट क्या मिल जाएगा, उस गाँव से निकाल दिया है, उस बिरादरी से निकाल देंगे, या जिस प्रकार का भी डिस्प्यूट है इन पांचों में से, उस हिसाब से उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ हमको क्या देखने को मिलता है, वर्ड देखने को मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो क्या देखना, बिस्टाडा, पंचों को, अब देखिए पहले हम फीस दे रहे हैं, ठीक है, हम पहले फीस दे रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, खुमड़ी बैठ गई, पूरी पंचायत आगे बैठ गई, लेकिन बिस्टाडा क्या होता है, अब जब खुमड़ी बैठ गई तो उनका स्वागत किया जाता है, जैसे जज आते हैं बैठने के लिए तो पूरा कोर्ट रूम खड़ा हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से जब यहाँ भी ये लोग आते हैं, पंच लोग जब आते हैं, पूरा सयाणा के साथ उनके मेंबर जब आते हैं, तो उनको एक टीका लगाया जाता है पैसों के रूप में। क्या लगाया जाता है, पैसों के रूप में उनका क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है एज अ रिस्पेक्ट, तो उसको क्या बोला जाता है, बिस्टाडा बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आपका बिस्टाडा बोला जाता है, ठीक है। और उस्टाडा, ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाइप, ठीक है। उस्टाडा क्या है, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि जैसे आप कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, कोर्ट का कोई आप कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके फैसले को आप ऐसे नकार नहीं सकते, अगर आपने इस प्रकार का कोई वो करा तो उसको ना समझने पर भी क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, उस्टाडा, यानी कि आप इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझिए। अगर आपने खुमड़ी के अंदर कुछ भी इस प्रकार की क्या करी, हरकत करी, जिससे उनको लगा कि ये डिसरिस्पेक्ट हो रही है या हमारे फैसले की, जो उन्होंने फैसला लिया उसका अवहेलनाएं कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उस्टाडा बोला जाता है, ठीक है। अब देवघड़ना क्या होता है, देवघड़ना मतलब कि अपने देवता को साक्षी मानकर ही क्या करते हैं, कसम खाते हैं, जैसे हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जितने भी हमारे रिलीजियस बुक हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स रिलीजन, आप क्या करते हैं, कोर्ट में जाके उस रिलीजन की जो धार्मिक ग्रंथ होता है उस पे हाथ रख के हम क्या करते हैं, कसम खाते हैं। तो सेम यहाँ भी होता है, इनके कुल देवता होते हैं अपनी अपनी बिरादरी के अलग अलग, तो उस हिसाब से अपने कुल देवता की क्या कहते हैं, कसम खाते हैं। उसके बाद क्या होती है, कार्रवाई शुरू की जाती है। पुट होता है कि जो आपने, एक तो त्याड़ा, ये सबसे भयंकर है कि आपको गाँव नहीं, ये एक्सट्रीम आपका पनिशमेंट हो गया। पुट ये हो गया कि जुर्माना लगा दिया जाएगा, जैसे आज एक लैंड को लेके डिस्प्यूट हुआ तो खुमड़ी ने ये पैसा, ये सॉरी, खुमड़ी ने ये आपको क्या दिया, अ, अपना जजमेंट ये सुना दिया, क्या कहते हैं कि इस पे फैमिली फर्स्ट का क्या है, अधिकार है, बट फैमिली टू इससे क्या है, खुश नहीं है। उसने क्या किया, अगले दिन जाके फैमिली वन वाले के लैंड पे फिर से कब्जा कर दिया। तो उस पे क्या करेगी खुमड़ी, क्या कर देगी, बहुत भारी जुर्माना लगा देगी कि आपने हमारा फैसला क्यों नहीं माना करके। और फिर फर्दर अगर वो जाते हैं फिर तो तिहाड़ी मिलेगा, तिहाड़ा ही मिलेगा, जो कि क्या होगा, आपका गाँव निकाला होगा। गाँव निकाला इज एक्सट्रीम आपका पनिशमेंट, तिहाड़ा। तो इस प्रकार से इनका क्या था यहाँ पर, जस्टिस सिस्टम कह लें या इनके पंचायत का सिस्टम कह लें। बिस्टाडा, आप मान लें कि एक प्रकार से जब जज आते हैं तो उनका जो रिस्पेक्ट होता है वो उनको टीका लगाया जाता है कुछ पैसों के लिए। उस्टाडा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, जैसे आप इसको मान लीजिए। देवघड़ा, आप वो ओथ सेरेमनी मान लीजिए, जब आप कसम खाते हैं गीता की या कुरान की या बाइबल की। उसके बाद पुट क्या है, भारी जुर्माना है जब आप उसका कहना नहीं मानते। तो इस प्रकार से इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। होप आपको इसमें समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम क्या जाते हैं, इनके देवताओं पे जाते हैं, ठीक है। इनके जो कुल देवता है वो महासु देवता है, और महासु देवता को शिव का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, भगवान शिव का सिक्स्थ अवतार माना जाता है। और बोलते हैं कि इनके 4 भाई हैं। कितने भाई हैं, 4 भाई हैं, वाशिक, बूढ़ा, पवासी और चालदा। अब हम यहाँ पे चालदा याद करेंगे क्योंकि ये क्या होता है, घुमक्कड़ी नेचर के होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि घुमक्कड़ी नेचर के जो भगवान है, उन जौनसारी जनजाति के घुमक्कड़ी भगवान किसको बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है, चालदा को बोला जाता है, क्योंकि ये इधर-उधर चरवाहों के साथ अधिकतर इनका क्या रहता है, रिलेशन रहता है। तो ये इधर-उधर उनके साथ अपने पशुओं की क्या होता है, सहायता के लिए रहते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, घुमक्कड़ी देवता बोला जाता है किनको, चालदा को। और ये 4 भाई थे, ठीक है। महासू देवता यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इनके क्या है, कुल देवता है। इनका एक मंदिर भी है हनोल में, और वहाँ कौन-सा होता है, आपका जागड़ा महोत्सव होता है। कौन-सा महोत्सव होता है, जागड़ा महोत्सव होता है। इसमें क्या किया जाता है, टोन्स रिवर बहती है वहाँ से।
ठीक है। तो उसमें इन महासु देवता की ही क्या की जाती है, जो मूर्ति है उसका क्या कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। ठीक है। तो इनके कुल देवता कौन है, महासु महासु देवता है। और महासु देवता को शिव का अवतार माना जाता है। इनके 4 भाई हैं, वाशिक, बोटा, पवासी और चालदा। चालदा को क्या बोला जाता है, घुमक्कड़ी देवता बोला जाता है। और महासु देवता का मंदिर है कहाँ, हनोल मंदिर। और ये इसमें होता है एक जागड़ा महोत्सव, ये मेला भी लगता है, जागड़ा महोत्सव और मेला। और ये कहाँ होता है, टॉन्स रिवर के बैंक पे होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो महासु देवता की मूर्ति है उसका क्या किया जाता है, स्नान किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके देवता भी अपने यहाँ पर अब देख लिए। ठीक है। अब आते हैं इनके फेस्टिवल्स पे। ठीक है। इनके फेस्टिवल, अब देखिए इनके फेस्टिवल के नाम अलग होते हैं। जैसे हम दशहरा बोलते हैं तो ये क्या बोलते हैं, पंचाई बोलते हैं। हम दीपावली बोलते हैं तो ये दिवाई बोलते हैं। ठीक है। जन्माष्टमी इंपॉर्टेंट है। जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं, अटोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटोई। जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं, ये अटोई बोलते हैं। और गोगाड़ क्या है, जन्माष्टमी का जो दूसरा दिन होता है। ठीक है। जैसे हमारे वहाँ रात को जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण जन्म हो गया, तो अगले दिन क्या होता है, दही हांडी हम अमूमन देखते हैं कि मनाया जाता है। लेकिन क्या तीसरा दिन भी होता है। ठीक है। जैसे फर्स्ट डे व्रत रखते हैं, फिर 12 बजे हमने क्या किया, आपका 12 एएम को हमने क्या किया, व्रत तोड़ के कृष्ण जन्म मनाया। ठीक है। क्या मनाया, कृष्ण जन्म मनाया। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, आपका आजकल जो मनाते हैं क्या, दही हांडी होती है जिसमें मटकी फोड़नी होती है, दही हांडी हमने मनाई अगले दिन। ठीक है। ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे। इस थर्ड डे में जौन सारी लोग कौन सा दिवस में क्या मन कौन सा त्योहार मनाते हैं, आपका गोंगाड़। कौन सा त्योहार मनाते हैं, आपका गोगाड़। आपका क्या मनाते हैं, जन्माष्टमी के सेकंड डे पे क्या मनाते हैं, गोगाड़ उत्सव अपना वो मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है विजयादशमी को ये लोग क्या बोलते हैं, विजयादशमी को ये लोग बोलते हैं पायता। देखिए दशहरा को पचाई बोल रहे हैं और विजयादशमी को क्या बोल रहे हैं, आपका पायता। ठीक है। उसके बाद एक मरोज इनका त्योहार होता है, पूष संक्रांति। और इसमें क्या किया जाता है, पूष की संक्रांति यानी दिसंबर में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, दिसंबर। पूष मतलब दिसंबर। ठीक है। मरोज कब मनाते हैं, ये पूष संक्रांति में मनाते हैं। और इसमें क्या की जाती है, बकरा जो होती है, बकरी जो होती है उसका जो वध करने की इनकी क्या प्रथा है, प्रत्येक घर में। ठीक है। प्रत्येक घर में ये क्या करते हैं, बकरे का वध करते हैं। ठीक है। कौन से, उसमें मरोज वाले में। ठीक है। उसके बाद एक और इनका हमको देखने को मिलता है नुड़ाई। एक्चुअली ये भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाता है अगस्त और सितंबर में, नुड़ाई उत्सव। ठीक है। तो दशहरा, विजयादशमी और जन्माष्टमी मोस्टली हमें याद रखना है। पंचाई, अठोई, पाइता, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि ये चीज़ों क्या है, पंचाई, अठोई, पाइता, तो हमें पता होना चाहिए कि फेस्टिवल है वो भी किसके, जौनसारी ट्राइब के। ठीक है। उसके बाद इनके कुछ मेले हैं। बिस्सू मेला इनका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, बहुत बड़ा मेला है, लार्जेस्ट मेला इनके जौनसार भाबर में देखने को हमें मिलता है। इस पे 2 हमें फूड देखने को मिलते हैं, लाडू और साकुली। लाडू और साकुली इसमें फूड खाते हैं, बनाते हैं। और एक किसके बनाए जाते हैं, गेहूँ चावल के आटे के क्या बनाए जाते हैं, पकवान होते हैं। किसके आटे के, लाडू और साकुली। लाडू और साकुली क्या है, पकवान है जौनसारी ट्राइब के, जो कि किसके बनते हैं, चावल के आटे के बनते हैं। और कब बनते हैं, बिस्सू मेला जब होता है तब वो बनते हैं। ठीक है। और भी इनके मोड़ मेला, ये आटा गाड़ पे मोस्टली खेला जाता है, इसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मोड़ मेला, चोलीखात मेला, ये 3 मई को मनाया जाता है। केसरी चंद जी थे एक, उनकी याद में। ठीक है। उसके बाद पांचों मेला हमें देखने को मिलता है। उसके बाद झकोली मेला इनका हमें देखने को मिलता है। ठीक है। ये कुछ मेले हैं इनके। मेलों की क्लास हम अलग से पढ़ेंगे कि कौन से मेले में क्या होता है और कौन से मेले कहाँ, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ेंगे। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ, कब कब, क्यों क्यों, कैसे कैसे हम सारे मेले मनाते हैं, उसकी हम अलग से क्लास लगेंगे। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि जो जौनसारी ट्राइब है वो मोड़ मेला, चोलीखात, पांचों का मेला, झकोली और बिस्सू मेला उनके इंपॉर्टेंट मेले हैं, ये हम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इनके कुछ अदर हमको रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। इसमें एक बायथा। अब बायथा किसको बोलते हैं, ये लोग बायथा बोलते हैं झाड़ फूक करने की प्रथा को। देखिए अभी भी जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहले के जब हम छोटे थे तो क्या होता था, जैसे कभी हमें बुखार आ जाता था तो हम डॉक्टर डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। हमारे गांव पे एक ऐसे होते थे, या वो एक बूढ़ी आमा होती थी, या ऐसे बुबू होते थे, वो क्या करते थे, राख होती थी या चावल होते थे, उससे कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के ऐसे टीका लगा देते थे और हमारा बुखार उखार सब ठीक हो जाता। तो इस प्रकार की जो झाड़ फूक वाली प्रथा होती है, ठीक है, आपने कई बार ऐसा प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा। और इसका ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं मिलता है, बस देवभूमि है तो वी हैव टू बिलीव इट।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो जौनसारी भाषा में उसको क्या मिलता है, बायथा बोला जाता है। उस प्रथा को क्या बोला जाता है, झाड़ फूक करने वाली प्रथा को बायथा बोला जाता है। और मैंने समझा दिया कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। और यदि आपने कभी देखा होगा तो आपने कभी ना कभी आपने विटनेस किया ही होगा। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने विटनेस किया ही होगा। झाड़ फूक की प्रथा को क्या बोला जाता है, बायथा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है गणात। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सेंस में चला जाता है। इसमें क्या होता है, हमने कभी-कभी अपने गाँव घरों में देखा भी होगा कि जब उस घर में कुछ ज़्यादा ही ऐसे नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। नेगेटिव चीज़ें कहने का मतलब कि उनके घर में कुछ ऐसी अनिश्चित घटनाएँ घटित हो जाए, जैसे ग घर में गाय-वाय मरना शुरू हो जाती है या कुछ ऐसे आपके क्या कहते हैं अनहैपनिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी फिर बायथा को बुलाया जाता है। तो वो कहते हैं कि आपके घर में किसी ने क्या कर रखा है, जादू-टोना कर रखा है। यानी कि घर में किसी कोने पे कुछ खोद के डाल दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ काला जादू टाइप होता है कि आपके घर में किसी ने कुछ खोद के डाल दिया, राख-वाख, चावल-वावल मिला के। वो होता है गाँव पहाड़ों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कहीं ज़मीन पे खोद के वो चीज़ हम उस पे गाड़ी होती है, तो वो क्या करता है नेगेटिव एनर्जी घर में लेके आता है, तो उसी को बोला जाता है क्या गणाद। यानी कि किसी के घर को लेके शत्रु परिवार को हानि पहुँचाने वाली प्रथा। यानी कि आपको अगर किसी से शत्रुता आपकी हो गई है, तो उसको किस प्रकार से आप हानि पहुँचा सकते हैं, घर में कुछ गाड़ के कुछ ऐसे मंत्र-तंत्र करके कुछ उस पे डाल दें या लटका दें उनके घर पे, तो उ उस प्रथा को क्या बोला जाता था, गणाद बोला जाता था। ये भी आपने कहीं कभी ना कभी आपने सुना होगा। और इसका एक क्या आता है, अगर किसी ने आपका गणात कर दिया तो उसका एक उल्टाव वर्ड हमको देखने को मिलता है, उल्टाव। ठीक है, उल्टाव मतलब अब गणात में जिसने आपके घर पे काला जादू कर रखा है उसको सही करने के लिए आप जो पूजा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उल्टाव बोला जाता है। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन हमें पढ़ना है तो हमें समझना तो पड़ेगा। बायथा क्या होता है, झाग-फूँक करने वाले को। गणात क्या होता है, शत्रु परिवार को हानि पहुँचाने के लिए जो भी हम क्रियाक्रम करते हैं, उसको बोला जाता है। और गणात का उल्टा क्या होता है, आपका उल्टाव होता है, जिसमें हम पूजा करते हैं किसके रिलेटेड, कि ये जो इन्होंने गणात कर रखा है, इसको सही करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक ओझा विधि देखने को मिलती है, वही मैंने जो अभी बोला आपको, बीमारी का इलाज करने वाली प्रथा जो होती है। ठीक है? उसके बाद इनके हम किस पे आते हैं, फूड पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं, फूड पे हम आते हैं। तो फूड में इनका देखिए एक सिड़कुए होता है, एक कचौड़ी जैसी एक चीज़ होती है जो बेसन से बनती है। ठीक है, लेमड़ा एक होता है, चौलाई। चौलाई की ये हरी सब्जी होती है, जैसे राई होती है, सरसों होता है, उसी प्रकार से एक चौलाई भी होती है, तो उसका ही बनाया जाता है। और इसको क्या किया है, चौलाई को जातर होता है एक, मतलब एक चक्की होती है जो हमारे घरों में होती है, उसपे 2 ऐसे पलड़े बने रहते हैं, ऐसे हैंडल होता है, तो ऊपर वाला हैंडल घूमता है, नीचे वाला स्टेशनरी रहता है और यहाँ से एक छेद होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अनाज डालते हैं तो वो नीचे से पीस देता है। तो इसमें पीस के इसको बनाया जाता है, किसको, लेमड़ा को। चौलाई को किसमें पीसा जाता है, जातर में। किसमें, जातर में पीसा जाता है। ठीक है, उसके बाद है गुड़बब्बे। गुड़बब्बे गेहूँ के आटे की पूरी बनाई जाती है और उस पूरी के अंदर फिर क्या करते हैं, बकरे की जो चर्बी होती है उसको भरा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, गुड़बब्बे बोला जाता है। फिर आता है खेताड़ी और चिलचा, ये गेहूँ के आटे से बनते हैं। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये डायरेक्ट बन सकता है। खेताड़ी और चिड़ा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, पकवान है किसके, जौनसारी ट्राइब के। ठीक है, उसके बाद हमको इनके कुछ डांस देखने को मिलते हैं, जिसमें है जंगबाजी। ये जंगबाजी आपका जो हमने यहाँ पढ़ा था इनका महोत्सव, जागड़ा महोत्सव। जागड़ा महोत्सव में किया जाता है आपका जंगबाजी। और इस जंगबाजी में क्या होता है आपका, तीर कमान से ये क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि अपने आप को किसका वंशज मानता है, आपका पांडवों का वंशज मानते हैं, तो इस वजह से तीर कमान से ये लोग क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका जांगबाजी। युद्ध फिर पांतो आता है, रासो, हारुल। हारुल नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किससे रिलेटेड है, तो जौनसारी ट्राइब से रिलेटेड है। परात नृत्य और लांदी नृत्य। ठीक है, और डांसेस की भी अलग से एक वीडियो आएगी, बहुत सारे हमें डांस देखने को मिलते हैं। आपको डांसेस की वीडियो, डांसेस पढ़ने पड़ते हैं, आपको वाद्य यंत्र पढ़ने पड़ेंगे, लोकगीत पढ़ने पड़ेंगे, आपको मेले आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी हमारी काफ़ी वीडियोस आएँगी, इन सब पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। लेकिन अभी हमें इतना जानना है कि जो ये लिस्ट यहाँ पे लिखी है, जंगबाजी, पांतो, रासो, हारोल, परात और तांदी, ये किससे रिलेटेड है, जौनसारी से। अगर आपको ये कहीं दिखते हैं तो ट्राइब से रिलेटेड, जौनसारी ट्राइब से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो अब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में अब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जौनसारी ट्राइब के बारे में लगभग सारी यहाँ पे हमने क्या कर ली है, डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। तो होप सो आपको सब समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं बिल्कुल तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ।
तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।